ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। हम देखिए जो कि अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, सीएस सेंटर दिल्ली की जो सबसे अच्छी और सबसे यूनिक फीचर्स है, विशेषता है, जिसकी वजह से आपको इस ये लेक्चर को देखना चाहिए जो सीएस सेंटर दिल्ली के द्वारा पब्लिश किया जाता है। जितने भी टीचर्स यहाँ पे लेक्चर देते हैं, देखिए जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, हमारा यही फीचर्स होता है कि हम करंट अफेयर को स्टैटिस्टिक्स के साथ जो कि कैसे लिंक्स कर दें। अगर आप बहुत से न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे या फिर बहुत से टीचर्स यूट्यूबर या फिर जो एडुकेटर हैं ऑनलाइन पढ़ाते होंगे आपको, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ाए होंगे जिस तरह से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। आप एक बार कंपैरिजन करिएगा जरूर मेरे लेक्चर से और किसी के लेक्चर से, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि मेरा कंटेंट डायमेंशन कितने हैं और उस दूसरे का कितना डायमेंशन और कंटेंट जो है कि बराबर या फिर यूनिक है उसका हमारे से और हमारा उसके से। कंपैरिजन जरूर करिएगा। जब तक आप दो चीज़ों को लेकर के कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर पिक्चर नहीं आएगा। और कंपैटिबिलिटी जो होती है बहुत ज़रूरी होती है किसी भी तरह की, चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर जो सोशल लाइफ। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। हम पॉवर्टी का जब इकोनॉमिक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं ना, दो तरह की पॉवर्टी, एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट तो एक छोड़ दीजिए, लेकिन रिलेटिव होती है तो हम एक दूसरे से जो कि कनेक्ट करते हैं या फिर दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। तो आप कंपैरिजन सीएस सेंटर दिल्ली के लेक्चर से करिएगा, किसी और टीचर से, और भी जो चैनल होते हैं वहाँ पे। जो मैं लिंक बताने जा रहा हूँ, जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिंक देखूँ तो आपको इतना दिखेगा। आप कह देंगे कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा आप हमें टाइम दे दीजिए। क्या होता है ना कि ऐठन पड़ जाता है ना उस पर, लीड पे। अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप किसी भी लेक्चर को ले लीजिए, चाहे कोई अगर पढ़ाए तो आप उसको मिलेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी ही बस मिल पाएगा। या फिर आपको मिल पाएगा अगरतला अखरुआ जो कि रेल लिंक। ये दो अलग अलग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बट लिंक करके कोई पढ़ाए ऐसा संभव नहीं है। मैक्सिमम अगर होंगे तो एक दो, मैक्सिमम 4% हो सकते हैं कि जो इस तरह से पढ़ा पाए। 4% में से सीएस स्टैंडर्ड दिल्ली एक जो है कि आएगा आपके अंदर। यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी और अगरतला, ठीक है, अखाउरा जो कि रेल लिंक। तो आप इसके कॉन्सेप्ट समझिए कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। इस दो टॉपिक को पढ़ेंगे। जो अभी न्यूज में है उसको हम लेकर के आते हैं आपके साथ, जो कि डिस्कस करेंगे कि जो न्यूज में है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना ये चाहता हूँ कि मैं न्यूज़पेपर में अपना खोल ओपन कर लूँ कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन कहाँ गया, एक्सप्लेन को ओपन करेंगे, वहाँ पे हम जो है कि चलेंगे और सीधे जो है कि डिस्कस करेंगे कि आपको आसानी हो पाएगी ना, कि और जनरली हम चाहते क्या है, किस तरह से लिंक करना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें, या फिर यहाँ पे जो लिंक से दिए गए हैं, अब यहाँ पे आप ये ओके, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जो लिखा गया है, त्रिपुरा बांग्लादेश रेलवे लिंक, अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड द ओल्ड कनेक्शन। अब देखिए, नई जो है कि आपकी अपॉर्चुनिटी है, बट पुराना जो कि कनेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को कुछ समय के लिए जरूर रोकिएगा, क्योंकि जब तक आप ठहर करके सोचेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे मैप देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा किस चीज़ का मैप है, कैसे है। अगर आप बांग्लादेश का मैप अगर आपके आंखों के सामने अब अगर आ रहा होगा तो आपको जो कि क्लियर पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो कि पूरी पूरी इतिहास के साथ जो कि आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए हमारा जनरली क्या है कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं जो आज न्यूज में है, जो अगरतला अखौरा रेलवे लिंक, आप बोल सकते हो AAR लिंक, ठीक है, जो कि आपका त्रिपुरा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि त्रिपुरा त्रिपुरा बांग्लादेश बांग्लादेश रेलवे लिंक, रेलवे लिंक लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो जो न्यू है इस समय न्यूज में चल रहा है। और दूसरी तरफ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम बताने वाले हैं आपको कि जनरली कैसे हम डिस्कस करेंगे। जनरली देखिए क्या है, आप इंडिया का मैप ले लीजिए। इंडिया का जब मैप लेंगे ना, इस हिसाब से कुछ मैप बनाएंगे आप, ठीक है, ठीक। और जब ये मैप बन गया आपका, तो यहाँ पे जो मैं अब इस कलर से बनाने जा रहा हूँ, ये आपका आपका बांग्लादेश पड़ जाता है, ठीक है। मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट पड़ता है उसमें आपका 4 स्टेट जो कि लगता है, एक त्रिपुरा, मेघालय, असम और जो कि बांग्लादेश, अब पश्चिम बंगाल। कौन कौन से बांग्लादेश से
बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट भारत के लगते हैं? पहले आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, फिर असम देख लीजिए, फिर उसके बाद मेघालय देख लीजिए, फिर उसके बाद आप त्रिपुरा देख सकते हैं। आई थिंक आप क्लियर होंगे। दूसरी चीज, बांग्लादेश जो पहला ऐसा स्टेट है जो सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है किसके? विश्व पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ। दूसरा पे आप त्रिपुरा आता है, ठीक है। त्रिपुरा पहली दो चीज हो गई। और बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इंडिया का नेबर है, कि इंडिया से जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, चाहे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी है, तो इनमें से जो ये बांग्लादेश है सबसे, बांग्लादेश जो है सबसे लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंटरनेशनल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और स्टेट की बात है तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद त्रिपुरा आता है, फिर उसका मेघालय आता है, फिर उसका छोटा सा असम आ जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई। और आपके लिए एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ? बांग्लादेश का बर्थ बर्थ ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, अब ऐसा नहीं कि बांग्लादेश बर्थ, ये ग्रामेटिकली गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप मत करिएगा, ठीक है। बर्थ ऑफ द मतलब बांग्लादेश है, ये नहीं कि बांग्लादेश बर्थ, ऐसा ग्रामेटिकली गलत गलत हो जाता है, ठीक है। वर्ब एडवर्ब क्रिया जो होते हैं वो आगे पीछे समझ के, कुछ लोग होते हैं ना बर्थ ऑफ डेथ, बर्थ ऑफ डेथ बोल, अच्छा डेथ, बर्थ ऑफ डेट बोल देते हैं, ठीक है। डेट, डेट होता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ होता है ना, डेट ऑफ बर्थ। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ना आसानी से क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि ग्रामर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आईएएस के एग्जाम में बैठते हैं तो एक क्वालिफाइंग इंग्लिश का पेपर होता है या हिंदी का भी पेपर होता है, जिसको व्याकरण ग्रामर बोलते हैं। उसमें ग्रामर तो आपको मिनिमम आना चाहिए कि वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव कब कहाँ, प्रोनाउंसिएशन, अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगते हैं, इतना क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो बर्थ ऑफ द बांग्लादेश का होता है 1971 में होता है, हमें पता है। इसके बाद अगर आप देखें कि कहेंगे 71 में कैसे होता है, जब 1947 में इंडिया इंडिया आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंस होता है, तो इंडिपेंडेंट दो कंट्री होते हैं। एक तो आपका इंडिया हमारा खुद होता है, और दूसरा पाकिस्तान होता है, ठीक है। पाकिस्तान होता है। और इसी के साथ एक चीज़ और आप देख सकते हो, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान इंडिया के साथ, तो ये दो पाकिस्तान बना, एक आपका ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया, ठीक है, और दूसरा आपका वेस्टर्न पाकिस्तान बन गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे उर्दू उर्दू बोलने वाले मेजोरिटी में थे, और ईस्टर्न पाकिस्तान में आप बंगाली बोलने वाले थे, जो आप देख लेंगे बांग्लादेश है जो। तो यहाँ पे जब 1970 में इलेक्शन हुआ, तो ये पार्टी जो ईस्टर्न पाकिस्तान मेजोरिटी में हुई, और वेस्टर्न पाकिस्तान में अलग, जो आज का पाकिस्तान है, अलग पॉलिटिकल पार्टी हुई। तो इसको जो कि सप्रेस करने की कोशिश की, ये अपने आप को, वेस्टर्न पाकिस्तान अपने आप को बॉस या सुपीरियर प्रूफ करने की कोशिश किया, बट ये मानने को तैयार नहीं थे। ईस्टर्न ईस्टर्न जो कि पाकिस्तान जो था, आज बंगाली बोलते थे लैंग्वेज के आधार पे। तो ये क्या किए, विद्रोह कर दिए, रिवोल्ट कर दिए, विद्रोह, ठीक है, इसके वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ। और इससे हुआ ये कि इंडिया में विद्रोह हुआ, जो माइग्रेशन थे, और रिफ्यूजी जिसको बोलते हैं, रिफ्यूजी नहीं, माइग्रेशन, पलायन करना, प्रवासी, ठीक है, प्रवासी जो थे ये भारत में बहुत ज़्यादा आने लगे। एक अनुमान के अनुसार लगाया जाता है कि 4 लाख के आसपास त्रिपुरा की पूरी पॉपुलेशन थी, लेकिन माइग्रेशन की वजह से 15 लाख के ऊपर वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इंडिया ने कहा कि भैया ऐसा है ना, पाकिस्तान आप अपना जो कि क्रियाक्रम जो कर रहे हो आप सही करो, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे जो नेबर स्टेट है वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ रही है, और हमारे ऊपर जो है कि इकोनॉमिकली प्रेशर भी पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जो रिफ्यूजी जा रहे हैं उनको करना, ऊपर से पश्चिमी पाकिस्तान और सीना तोड़ा चौड़ा करके बोल दिया कि हम नहीं कुछ करेंगे। इंडिया ने पूरे विश्व को बताया कि भाई ऐसा चल रहा, आप लोग इनको रोकिए, नहीं तो हम कदम उठाएंगे, तो आप बोलना मत। पूरा विश्व ने पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उसको बोला, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। फिर इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी, डिफेंस, इकोनॉमिक के लिए कदम उठाया, और इतना तक किया कि इंडिया ने पश्चिमी जो आज के बांग्लादेश है, ईस्टर्न जो पाकिस्तान है, इनके साथ समर्थन किया, वहाँ के सिटीजन्स को ट्रेनिंग दिया, और कुछ ही दिनों में 14 से 15 दिन के अंदर वार शुरू करके खत्म भी कर दिया, और पाकिस्तान पे जो है कि जीत हासिल की, ठीक है। खुन्नस तो था ही भारत को कि भाई इनको तो हम अच्छे से सिखाएंगे। तो अब क्या हुआ कि 1971 में जो है कि ईस्टर्न पाकिस्तान जो था पश्चिमी पाकिस्तान से एकदम अलग हो गया, और जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाने लगा जाता था, अब इसको जो कि बांग्लादेश के रूप में जाना ना, क्योंकि बंगाली
पश्चिमी बंगाल। तो ठीक है, ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन आप आइडेंटिफाई करिएगा। जो आज का पश्चिम बंगाल है इंडिया का, ये बांग्लादेश से तुलना की जाती है, इंडिया से नहीं। इंडिया तो ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है ना, तो पश्चिम बंगाल के रूप से जाना जाता था। एक चीज और मैं बता दूं, जब पार्लियामेंट में, ठीक है, जब पार्लियामेंट में बहस होती है या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जो ABCD का अल्फाबेट होता है ABCD, तो ये अल्फाबेट के हिसाब से जो है कि बात की जाती है वहां पे। और जब पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। अब डब्लू को देखेंगे तो अल्फाबेट में सबसे नीचे में आता है ना, WXYZ होता है। लेकिन जब एक लेंगे, आंध्र प्रदेश का लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, ये तो पहले आ जाएंगे। यूपी भी पीछे भी आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल कहता है कि हम अपना जो है कि, ठीक है, बदलेंगे और इसको बेस्ट बांग्लादेश के रूप में जानेंगे। बेस्ट का मतलब पश्चिमी भी होता है, ठीक है। अब बी से प्रोनाउंसिएशन करने की बात कर रहा है, बात समझिए। बी से कर देगा तो जब पार्लियामेंट में बात करने की बात आएगी तो ये बी से शुरू कर देगा, बेस्ट। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए प्रपोजल लाया है, अभी है नहीं, अभी आगे आएगा तो उसके बात करेंगे। तो जब ये 1971 में बांग्लादेश जो कि बन करके उभरा, तो इंडिया का एक गुडविल या फिर शुभ चिंतक के रूप में जो है कि बांग्लादेश आया। कहा कि हमारे संकट के समय भारत खड़ा था, तो किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में हम इसके साथ रहेंगे। आप इसके लिए जो है कि आप जो कि हमें थोड़ा सा भी जो कि वो मत करिएगा, ठीक है। अब इस चीज को लेकर के बात करते हैं हम। अगर हम और भी बात करें यहाँ पे लेके आपसे कि और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं इनमें, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हो गया। तो और जब ये इंडिया का गुडविल बना 1971 में, तो इंडिया और बांग्लादेश के जो दो बने, ईस्टर्न पाकिस्तान जो था आपका, ठीक है, 1971 से लेकर के अब तक जब बांग्लादेश के रूप में जाने लगा, बांग्लादेश के रूप में जाना जाने लगा। और दूसरी तरफ ये हो गया और इंडिया था, और एक दूसरे से जो कि बहुत घनघोर रिलेशन इनका बना और अच्छा रिलेशन बना और कनेक्टिविटी। और आज उसी की देन है कि बांग्लादेश इंडिया का सहानुभूति होता है और जो कि कनेक्टिविटी देता है किसको, इंडिया को। कहाँ के लिए, इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट पड़ता है उसके लिए, जो कहता है भैया आप हमारे रास्ते से चले जा सकते हो। तो जाहिर सी बात है, जब एक दो परिवार के बीच में कोई बात होती है तो एक अग्रीमेंट भी होता है ना। जब इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करते हैं तो अग्रीमेंट होता है। तो इंडिया और बांग्लादेश के साथ ये सारी बातें शुरू होने चली गई और ये इसका सिलसिला जारी रहा। और अभी जो कि 2000 मतलब कि काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन 2014-16 से लेकर के और जोरों शोरों में कनेक्टिविटी, ठीक है, जुड़ाव के लिए इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट बहुत क्लोज काम कर रही है। उनमें से एक ये भी है जिसको हम आप कह सकते हैं रेल प्रोजेक्ट के रूप में, जो हम बात करें त्रिपुरा और बांग्लादेश का जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसको लेकर के। अब अगर एक कनेक्टिविटी हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हालांकि इसमें दिया है कि नहीं दिया है, हम आगे देखें, कोई ना कोई में तो जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जरूर जो है कि पूरा मैप के थ्रू ही बताऊंगा। और अब देखिए जो इसमें दी गई है इसी को लेकर के, अब ये आपका ये पूरा आप बोल सकते हो कि बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है आपका, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आपका जो कि त्रिपुरा और यहाँ पे जो है कि बांग्लादेश है। तो अब ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको अखौरा एंड अगरतला जो कि आपका त्रिपुरा में पड़ता है, वहां से इनकी कनेक्टिविटी जो है कि जोड़ी जा रही। और एक चीज मैं और चाहूंगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करना, और मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप पेशेंस रखें, जिससे हम और आसानी से आपके साथ जो कि अपने पूरे कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर करके आपके साथ मैं शेयर करूं। मैं यहाँ पे अभी ओपन मैप कर रहा हूँ, इंडिया का जो मैप ओपन करूंगा तब फिर उसमें आपको चिकन नेक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पूरा बेल्ट मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाऊंगा, एबल हो पाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा 2 सेकेंड आप दीजिए, जिसको मैं पूरी तरह से कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंडिया का मैप खोलूंगा और इंडिया के मैप पे आपको पूरी की पूरी जो कि जानकारी दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे 1 सेकेंड, थोड़ा सा आप मुझे फिजिकल मैप में आना होगा ना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अब आने ही वाले हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए और थोड़ा सा इसका डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये इंडिया का मैप है और ये जो एरिया है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि रेड कलर ले लूँ, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर लूँ। अब ये देखिए आपका ये जो एरिया पड़ जाता है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका पूरा ये जो कि बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है।
और इंडिया का मैं किसी और कलर से जो कि आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इंडिया का अगर मैप देखेंगे आप तो यहाँ से लेकर के पूरा ये वाला एरिया जो कि यहाँ से लगता है, ये पूरा लग जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे असम हो गया, सिक्किम हो गया, फिर यहाँ से अगर ये यहाँ से हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको इंडिया का जो ये लोकेशन है, मैं फिर से दूसरा कलर ले रहा हूँ। इंडिया के मान लीजिए कि ये यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मिजोरम है, ठीक है, यहाँ पे मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं इंडिया के किसी भी कोने में, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं या फिर कलकत्ता जो यहाँ पे पड़ रहा है, कलकत्ता से अगर आपको मान लीजिए अगरतला त्रिपुरा जाना है तो आप पहले यहाँ जाएंगे, इस हिसाब से यहाँ जाएंगे पूरा चिकन नेक्स जो आप बोल सकते हो कि असम, पश्चिम बंगाल के सिक्किम के पास, फिर पूरा सिक्किम से होते हुए चले आएंगे फिर यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, वही वाली कहावत, जितने का मुर्गी ना उतने का मसाला हो जाएगा। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि अगर हमें ऐसे ही कनेक्टिविटी मिल जाए डायरेक्ट कलकत्ता से यहाँ पे बांग्लादेश से, तो हम जो कि और आसानी से पहुंच जाएंगे। यही कनेक्टिविटी को लेकर के भारत सरकार ने जो है कि बांग्लादेश के साथ एक रेल प्रोजेक्ट जो कि शुरू किया है। तो अब दूसरी चीज ये आएगी कि यहाँ पे हालांकि बहुत से आपको दे रखा गया है कि भाई कैसे करना। जैसे पहला जो रेलवे नेटवर्क चलेगा अगरतला अखौरा से चलेगा, फिर उसके बाद अगरतला से आप जो है कि आपका चिटगांव के जाएगा। आपको पता है चिटगांव अडमोरली जो कि हमारे आधुनिक भारत में बहुत बड़ा जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में रोल प्ले किया था, आप याद करिए। ठीक है, मैं कभी डिस्कस करूंगा इस प्लेस को लेकर के, हैं चित्तौड़। तो आप कहने का मतलब ये है कि जो ये अग्रीमेंट किया गया है आज से नहीं, बहुत पहले से 2013 में ही साइन किया गया था, 2016 में भी किया, और इसकी बजट जो है ना बहुत अच्छी खासी है, 12,1,255.10 करोड़ रुपए के आसपास जो है कि इसका आएगा। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसके साथ काम करेंगे। और इसी के लगे हाथ मैं एक चीज और चाहूंगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना, और मैं उस डिस्कशन को मैं चाहूंगा कि कैसे डिस्कस करूं, जब मैं इंडिया और एशिया, या फिर यूं कहें कि मैं पूरा एशिया का जब मैप ओपन कर लूंगा तब आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं खोज रहा हूं एशिया का मैप। एशिया का मैप अगर तुरंत मिलता है तो हम जो कि तुरंत अपनी इसको डिस्कशन को और जो कि यूनिक बना करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब आप कहेंगे कि कैसे आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, अभी तक तो बस आप यही बता रहे हैं कनेक्ट हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स के कैसे कर रहे हैं। अब मैंने बैकग्राउंड भी बांग्लादेश का बताया, फिर बीच में लाके करंट अफेयर्स लाया, फिर आपको एडवांस लेवल पे लेकर के जाएंगे। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मित्रों, लुक ईस्ट पॉलिसी, पॉलिसी से लेकर के एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो आप कहेंगे क्या ये दोनों अलग एक है या अलग अलग है? दोनों देखिए एक ही है, लेकिन 1992-93 से लेकर के 2014 तक लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता था, और 2014 से लेकर राइट नाउ अभी तक इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ गए आप इस चीज को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि जो इंडिया है यहाँ पे, आप ये लोकेशन जो देख रहे हो, ये लोकेशन इंडिया अब ये चाहता है कि ईस्ट की तरफ देखता है। इंडिया यहाँ पे है आपका, तो ईस्ट इसका इस तरफ है। तो ईस्ट में जैसे मान लीजिए जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इनको, जैसे आसियान, ठीक है, आसियान जो कंट्री है इनको, आसियान आपको पता है एक ग्रुप ऑफ द 10 कंट्री, ठीक है, 10 कंट्री का एक, आप तो G10 बोल सकते हो कि 10 कंट्री का एक जो कि ग्रुप बना हुआ है, इकोनॉमिक ग्रुप। तो इंडिया ने इसको इस तरफ देखना शुरू कर दिया, ठीक है, कि भाई इसको कल्चरली इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए कितना जो कि योगदान देगा। तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, क्या 1992-93 से पहले इंडिया को ये नहीं सूझ रहा था कि करना चाहिए? तो देखिए सूझ तो रहा था, बड़े इंटेलेक्चुअल लीडर भी थे, कहते हैं ना करता ना क्या करता। हाँ, कुछ चीजें अगर गलत होती हैं, ठीक है, तो आप चाह के भी उसको नहीं रोक पाएंगे। तो वैसे ही हालात हुई थी जब इंडिया 1900, फिर बैकग्राउंड में मैं चल रहा हूं, बात आप समझिएगा। जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1945 से लेकर के 1990 तक, ठीक है, 1990 तक क्या हो रहा था, कोल्ड वार चला था पूरे विश्व में। अब कोल्ड वार में एक ऐसा प्लेस था जो वियतनाम जो था, हिंदी में भी वियतनाम ही बोलते हैं, ठीक है, वियतनाम के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का
जो फिर उसके बाद रसिया का वियतनामी वार हुआ था, आप जानते ही हैं। तो मतलब साउथ ईस्ट एशिया में बहुत उथल पथल थी, या पूरे विश्व में कह सकते हो कि कोल्ड वार की वजह से पूरा विश्व दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक आपका कैपिटलिज्म के नाम पे, और दूसरा जो कि सोशलिज्म के नाम से। सोशलिज्म को यूएसएसआर, आज का जो रसिया है, वो रिप्रेजेंट करता था, और कैपिटलिज्म को जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको रिप्रेजेंट करता था। इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था और ये नहीं चाह रहा था कि हम किसी एक खेमे में जाएं, अभी तो ब्रिटिश के चुंगल से निकले थे। तो इस वजह से इंडिया ने अपना एक इंडिपेंडेंट जो एक ही फॉरेन पॉलिसी अपनाया, किनके साथ मिलकर के, जो न्यू डीकोलोनाइज कंट्री हुई थी, जो अभी अभी ब्रिटिश की उपनिवेशवाद से जो आज़ाद हुए थे उनको लेकर के, और उसको बोला गया नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसमें इंडोनेशिया बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है, नैम में, और इंडिया भी किया था। तो इस वजह से लेकर के चला और कोल्ड वार चलता रहा, और इंडिया और जो थर्ड वर्ल्ड थे, या फिर जो आज का ग्लोबल साउथ है, एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट अपने आप को न्यूट्रल करके चले। और उस समय 1950 से लेकर के 90 तक कुछ इस तरह से उथल पथल मची हुई थी साउथ ईस्ट एशिया और विश्व के किसी और भी पार्ट में, कि भारत चाह के भी किसी से जो है कि उस तरह के रिलेशन नहीं रखने के लिए सक्षम था। करता तो किसी भी वार में जा करके फंस सकता था, इस वजह से नहीं किया। लेकिन जब 1990 में कोल्ड वार खत्म होता है, और 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब विघटन होता है, और यूएसएसआर 15 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो इसमें से खुद रसिया बन करके निकला, ठीक है, और उसमें से 5 जो है कि आपका सेंट्रल एशियन कंट्री निकले, और रेस्ट जो बच गए दोस्तों, तो इसमें से रेस्ट जो कि ईस्टर्न यूरोप के कंट्री बन करके निकले। और इस समय सिनेरियो कुछ थोड़ा सा ठंडा हुआ, रसिया भी थोड़ा ठंडा हुआ, उसकी भी गर्मी ठंडी हुई कि भैया हम तो अपने देश को नहीं संभाल पाए, पूरे विश्व को क्या हम ज्ञान बांटेंगे। अमेरिका जो कि वर्चस्व के रूप में निकला, और इसी दरमियान दोस्तों, ठीक है, मैं एक सेकेंड, इसी दरमियान कुछ ऐसा देखने को भी मिला कि इंडिया में ठीक है, इंडिया में 1980 से ही कुछ ऐसा सुगबुगाहट होने लगी कि इकोनॉमिकली जो कि ओपन किया जाए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक क्लोज थी, बंद थी, पूरे विश्व से कनेक्ट नहीं थी। डर क्या था? कोल्ड वार का जो डर सता रहा था, इंडिकेशन और सताने लगा। और 1980 से लेकर के, ठीक है, उसमें राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद कई गवर्नमेंट दनादन जो कि साल 2 साल में ही कोई सरकार मेजोरिटी में नहीं आ रही थी, तो सरकारें जो कि कुछ दिन तक पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन बनाती थी, फिर सरकारें गिर जाती, फिर चल जाती। और 1991 के 1990-91 में जो विपिन नरसिम्हा राव, यहाँ पे मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, नाम देखना, फिर विपिन नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति थे, ये कांग्रेस के भी प्यारे थे, हालांकि कांग्रेस के लीडर थे, और अपोजिशन स्पेशली बीजेपी के भी ये प्यारे थे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, बहुत बड़े एक इंटरनेशनल रिलेशन के विद्वान हैं, और मैं उनकी क्लास ले रहा था, उन्होंने कहा, पुष्पेंद्र पंत जो सर थे, जेएनयू के प्रोफेसर थे, उन्होंने वो कहा कि ऊपर से वो धोती कुर्ता कांग्रेस वाला पहनते थे, लेकिन उनका जो कच्छा हुआ करता था वो जो है कि भगवा और बीजेपी का हुआ करता था, ठीक है। कहने का मतलब वो हाफ चड्डी पहनते थे, हाफ गिरवा अंदर, और ऊपर से सफेद जो कुर्ता कांग्रेसी, मतलब ऊपर से कांग्रेसी और अंदर से जो है कि वो बीजेपी के थे। और इस वजह से दोनों उनको पसंद करती थी। कोई भी डिसीजन जब लेते थे तो उनको कोई मना नहीं कर पाता था, उनको उनकी बातों से लगभग सभी लोग, रूलिंग पार्टी अपोजिशन सभी लोग सहमत करती थी, ठीक है। तो सहमत करते थे। एक सेकंड, थोड़ा सा हमें पानी पी लेने दीजिए, कर लेते थे। और उसी समय कुछ ऐसा देखने को मिला दोस्तों कि इंडिया का 2 चीजें नहीं हुई। एक तो ये नहीं हुई कि इंडिया का तो एलपीजी, जिसको लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो कि शुरू किया, ठीक है। ये 3 वर्ड एलपीजी का नरसिम्हा राव। तो अब क्या हुआ, जब ये ओपन हुआ तो नरसिम्हा राव के बाद उनको और
मतलब इस तरह की चाहत हुई कि जब हम ओपन कर रहे हैं तो और करें, तो इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अपनी नज़र फिराया और इनको अपना इतिहास यह भी याद आया। इतिहास याद क्या आया, जब आप पांड्या, चेरा, ठीक है, साउथ ईस्टर्न साउथ जब प्राचीन समय में या फिर जो मेडवल टाइम में साउथ इंडिया में जो रूरल थे उनकी कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छी थी, ठीक है। बहुत से आज भी जो कि प्राचीन समय के जो कि टेम्पल आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनको याद आया कि नहीं, ये तो हमारा बहुत ही ऐतिहासिक मित्र रहे हैं, हम इनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो अब जो है कि इग्नोर ना करने की वजह से इन्होंने एक पॉलिसी दिया जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाने लगा। ये जनरली बात करते थे आपका इकोनॉमिक और द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करते थे, और एनर्जी टेक्नोलॉजी के कुछ सेक्टर में भी बात करते थे, और ये भी कनेक्टिविटी की भी बात करते थे कि हम साउथ ईस्ट एशिया से नॉर्थ ईस्ट एशिया को अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे तो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी जो कि एक अच्छा रामबाण की तरह हमारा काम करेगा। साउथ ईस्ट एशिया कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव से यह किया गया था। लेकिन एक चीज और देखा जाता है कि 2011 में आते थे, 2011 में, ठीक है, 2011 में हिलरी क्लिंटन, अब अगर नाम सुनते होंगे, हिलरी क्लिंटन थी अमेरिका के, आज भी हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया से, उस समय 2011 में पता है आपकी यूपीए सरकार थी ना, यूपीए सरकार थी, यूपीए 2 थी सरकार थी। इन्होंने कहा इंडिया को जो है कि इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया की तरफ केवल देखना भी नहीं चाहिए और एक्ट करना चाहिए। एक्ट का मतलब बी एक्टिव, काम करो और एक्टिव हो करके। तो इन्होंने उस समय, इनकी भी मजबूरी कुछ थी, उतना जो कि इंटरेस्ट नहीं लिए, और इनकी भी जो कि बाध्यता ये थी कि इनकी गवर्नमेंट पूरी मेजॉरिटी में नहीं थी, इस वजह से डिसीजन भी नहीं ले रही थी। तो सौभाग्य से कुछ ऐसा देखने को मिला कि हमारे भारतीय लोग थोड़ा समझदार हुए, और 2000 जब 14 में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ये ठीक है कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ जो है कि मैदान में उतारी, और फिर उसी समय से लेकर के 2014 से, ठीक है, 14 से जो कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, ठीक है, पॉलिसी थी, क्या बन गई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी के नाम से जाना जाने लगा, और अभी तक ये चल रही। तो आपको समझ में आना चाहिए कि रियल में क्या है, कैसे काम करती है। अब दूसरी बात देखिए कि अब ये केवल इकोनॉमिकली कनेक्टिविटी किसे नहीं, ये आपका सोशली, कल्चरली, हिस्टोरिकली रिलेशन भी इस्टेब्लिश करने की बात की। और इन्होंने कहा कि नहीं, जो हिंदुइज्म, इसके बाद जो कल्चरली था, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, आपको पता है कि बौद्ध धर्म का जो उत्पत्ति या फिर बर्थ प्लेस है वो भारत तो ही है, भारत ही है। और जब साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में अब जब जाएंगे ना, तो वहां पे बौद्ध धर्म का बड़ा ही बोलबाला है। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एक दूसरे से बता रहे कि बहुत प्रेमी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं जो कि ब्राह्मणवाद या हिंदुइज्म को चैलेंज करके निकला था, और पूरा तो नहीं लेकिन लगभग 30-40% हिंदू धर्म का ही कुछ वो रूल फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म। और उस वजह से भी रिलेशन जो कि अच्छा बना इंडिया का और साउथ ईस्ट एशिया का, जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाए। और इसके बाद कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी लाया गया, और उसके बाद राहिला रोड प्रोजेक्ट भी लाया गया। ये सभी चीज़ें हम लाए, और इसके साथ जो कि हमने काम किया ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। अब ये ईस्ट पॉलिसी हो गई। अब इसके बाद अगर देखेंगे एक्ट पॉलिसी, हाँ, जो मैं अभी बोला था यहाँ पे देखिए दिया गया। आप तो पहला ये हो गया अगरतला अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा हो गया इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज एंड द इनलैंड वाटर वेव थ्रू द बांग्लादेश का हो गया। फिर उसके बाद कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया, जो आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही पार्ट है। फिर उसके बाद रोड ब्रिज प्रोजेक्ट एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अंडरवे इंडियन पंजाब एक्ट ईस्ट, इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम के रूप में जाना जाने लगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो साउथ ईस्ट एशियन के साथ एक्टिव रूप से काम करना। और ये जो है कि एक न्यू वर्जन है किसका, लुक ईस्ट पॉलिसी का। अब इसके बाद अगर आगे आकर के देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, तो
तो अब यहाँ पे आगे आकर के देखेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी में अंतर क्या है। पहली बात तो लॉन्च कब किया गया, 2014 में किया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लेकिन लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में भी कर दिया गया था। और कौन प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रधानमंत्री थे, दो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किए। लेकिन लुक ईस्ट के समय कौन थे, वीपी नरसिम्हा राव सर थे, इन्होंने किया था। अब फेवरेबल पोजीशन फॉर द प्रोस्पेक्टिव इकोनॉमिक कॉरिडोर इकोनॉमिक एक्ट, जो कि फेवरेबल, जो कि पोजीशन है इकोनॉमिकली के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकली फ्रेजाइल था, 1991 में उस समय लिया गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए, और एक चीज अगर हम लेमन टर्म में बात करें, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया और जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो प्राइम मिनिस्टर राव ने लॉन्च किया था, ये ब्रॉडर थे। मोदी की जो पॉलिसी है ये, जो कि राव की पॉलिसी से ज़्यादा ब्रॉडर है। एक आप कह सकते हो कि जो डिमांड है हमारी सिनेरियो की या फिर विश्व की, उस हिसाब से। तो ये सारी जो भी चीज़ें दी गई हैं, इन्हीं में से आप वन वर्ड में कह सकते हो क्या है। और इसके बाद ये भी आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, ओके। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक से मैं इरेज कर लेता हूँ ना, तो थोड़ा सा चीज़ें और आसान हो जाएंगी, मैं और अच्छे से जो कि आपके साथ कनेक्ट कर पाऊंगा। अभी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, केवल ये साउथ ईस्ट एशिया से ही नहीं जो कि हमें फायदा दे सकती है, ठीक है। ये आपकी देख सकते हो, जो ये इंडिया है, इंडिया से आपका साउथ ईस्ट पॉलिसी है, और यहीं से साउथ चाइना सी से हम जाएंगे ईस्ट चाइना सी, और जापान में भी जाएंगे, साउथ कोरिया से भी चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इसको हम हल्के में या फिर कोई भी हल्के में नहीं ले सकता, और इसका इग्नोरेंस तो कहीं भी संभव नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, वही चीज़ें यहाँ पे देखिए, एक्ट ईस्ट स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉनिक हैवी इंजन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दूसरी ये भी चीज़ मैं बता दूँ, जो साउथ ईस्ट एशिया आसियान कंट्री है, ठीक है, आसियान जो कंट्री है, इनके साथ एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है इंडिया की 2014 की, ये और एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा और सोने पे सुहागे की तरह काम करेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बार ब्रीफ में लेते हैं, 2014 में लॉन्च की गई थी, जब 12वीं आसियान समिट इंडिया का हुआ था तब। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टाइड, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रिलेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन के लिए करा, इनहांस कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो कि पार्ट पड़ता है। फिर इसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, कल्चरल, ये भी टाई अप करने के लिए बात की जाएगी। और इंडिया ये भी चाहता है ब्लूस्टर, या फिर बोल सकते हो कि चाइना का जो प्रेजेंस इन साउथ ईस्ट एशिया में है, उसको कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करना एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से। और इसके बाद 3 पिलर जनरली इसके होते हैं, आप देख सकते हो, कल्चरल पिलर है, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी पिलर है, और कॉमर्स जो पिलर है, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ये हमने बात किया जो त्रिपुरा बांग्लादेश जो कि रेल मॉडल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था अभी, और इसके बाद जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मुझे उम्मीद है आप जरूर पसंद करेंगे। कंपैरिजन करना मत भूलिएगा, कंपैरिजन एक बार आप जरूर करिएगा। और थोड़ा सा एक चीज़ मैं हमेशा कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में एक वर्ड के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं दोस्तों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।